संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित 9 अगस्त विश्व मूल निवासी दिवस के इस कार्यक्रम में मैं अपनी बात रखने से पहले पूरे विश्व को शांति का पैगाम देने वाले तथागत बुद्ध जी, भारत में शिक्षा के ज्योत जलाने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी, भारत के बहुसंख्यक बहुजन समाज मूल निवासी समाज को ऊपर उठाने के उद्देश्य से भारत में प्रथम बार आरक्षण की व्यवस्था बनाने वाले राजश्री छत्रपति शाहू जी महाराज, हम भारत के बिखरे हुए समाज को संगठित कर संवैधानिक अधिकार देने वाले संविधान के निर्माता बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, और अंत में गांव-गांव में जिन महापुरुषों को हम अब तक नहीं जान पाए थे, उन सभी महापुरुषों के संघर्ष जीवन परिचय कराने वाले बामसेफ DS4 बहुजन समाज पार्टी जैसे संस्थापक संस्था को बनाने वाले मान्यवर कांशीराम साहब, इन सभी महापुरुषों के चरणों में मैं श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। आज इस कार्यक्रम में पधारे हमारे सरगुजा सूरजपुर ज़िले के दूर दराज के सूबों से आए हुए सभी सामाजिक राजनैतिक समस्त कार्यकर्ता, हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे युवा, सभी को इस विश्व मूल निवासी दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए मैं अपनी बात रखता हूं। समय के आधार पर वक्ताएं काफ़ी अभी भी बाकी हैं और कम समय में मुझे कुछ ज़्यादा बेहतर आप लोगों को बताना है। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों का ज़्यादा समय ज़ाया ना करते हुए जो मेरा विषय बनाया गया है मंडल आयोग, उस आयोग का चर्चा भारत के हर कोने में पिछड़े वर्ग के बीच में होनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य है इस देश में आज आज़ादी के 74 साल गुजर जाने के बाद भी मंडल आयोग जैसे महत्वपूर्ण आयोग जैसे विषय पर किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं की जा रही है। हुक्मरान जो हमारे इस देश के बने, जिन्होंने अपना वर्ग यही बताया कि मैं पिछड़ा वर्ग का बेटा हूँ, तो सारे पिछड़े वर्ग के लोगों को ये लगा शायद हमारी संख्या के आधार पर अब हमारी व्यवस्था निर्मित होगी। जब ये बात कही गई कि पिछड़े वर्ग के बेटे को पहली दफ़ा अवसर मिल रहा है इस देश का प्रधानमंत्री बनने का, तो सारे सामाजिक दल जो SC ST OBC से जुड़े हुए लोग थे, उनके भी अंदर एक आशा और एक भरोसा पैदा हो गया कि हमारे संख्या के आधार पर हमारा हिस्सा अब इस देश में हमें मिल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से आज़ादी के 74 साल में इस देश के मूल निवासी बहुसंख्यक बहुजन समाज को दर दर की ठोकर खानी पड़ी, मजबूर होना पड़ता है अपने हक अधिकार को पाने के लिए, वर्तमान की भी स्थिति वैसे ही बनी हुई है। सारे उम्मीदों पर पानी फिर गया। इसलिए साथियों, हम आज इस मंच के माध्यम से आज एकजुट हुए हैं, क्योंकि जब ये 9 अगस्त की घोषणा हुई 1982 में और 300 पन्नों में 40 एजेंडों के साथ में पूरे 193 देशों ने भाग लिया, और उसमें भारत के ही नहीं पूरे विश्व के अपने अपने देशों में मूल निवासी किसी भी प्रकार से उपेक्षित ना हो, उनके मूलभूत अधिकार को संरक्षित करने के लिए, उनके हक अधिकार को सुरक्षित करने के लिए ये आयोग बनाया गया था। और पूरे दुनिया में सारे देश के लोग अपने अपने देशों में अपने मूल अधिकारों को पाने के लिए मूल निवासी संगठित हो गए। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पर अब तक
ये पहचान नहीं हो पा रही है कि मूल निवासी आखिर है कौन। ये पहचान नहीं हो पा रही है कि मूल निवासी है कौन। हम विगत 8, 9, 10 सालों से जब इस देश में सोशल मीडिया का बड़े पैमाने पर प्रचार हुआ, तब ये जाकर पता चला कि पूरी दुनिया में मूल निवासी दिवस मनाई जा रही है। इससे पहले ये घोषणा 1982 में हुई, लेकिन भारत में 8-10 सालों में ही मनाई जा रही है। पूरी दुनिया मना रही थी, लेकिन भारत 8-10 सालों से ही मना रहा। और अभी तक 8-10 सालों में केवल अभी तक ये केवल एक विशेष वर्ग जो हमारा मूल निवासियों में अनुसूचित जनजाति है, अभी तक वही संगठित हो पाया। और पिछड़ा वर्ग अभी तक वो कहीं अपने घरों में, कभी कहीं और सभाओं में, कहीं और कावड़ लेकर के घूमता नजर आ रहा है। और ये कार्यक्रम केवल मूल निवासियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, उसके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय अत्याचार ना हो, उस विषय का चर्चा करने के लिए कार्यक्रम मनाया गया। और पूरी दुनिया में आज का ये दिन तय है। हमें ये लग रहा हो सकता है यहाँ पर उपस्थित जो हमारे लोग हैं कि ये केवल सूरजपुर भर में मनाया जा रहा है, या उनको लग रहा हो केवल ये छत्तीसगढ़ में मनाया जा रहा है। हो सकता है कुछ लोगों को लगता हो ये कुछ और अन्य जिलों में मनाया जा रहा हो, अन्य राज्यों में मनाया जा रहा हो, या कुछ लोगों की ऐसी मान्यता होगी कि केवल ये भारत में मनाया जा रहा है। मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ ये पूरी दुनिया में आज मनाई जा रही है। और पूरी दुनिया में मूल निवासी संगठित हैं, और वहां पर जो अन्य अन्य देश के लोग गए हुए हैं, वहां पर वो केवल शरणार्थी के तौर पर ही हैं। वहां के वो मूल निवासी नहीं बन गए। लेकिन हम भारत के लोग आज यहाँ पर मूल निवासी दिवस मना रहे हैं। आप देख लो, हम मूल निवासी का अर्थ क्या समझते हैं, हम मूल निवासी के बारे में क्या समझ रहे हैं। मेरे साथियों, भारत में 21 मई 2001 को टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर में एक प्रकाशन आया था, भारत के मूल निवासियों का डीएनए। उस प्रकाशन में स्पष्ट था कि भारत के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज के लोग जिनका डीएनए एक है, और वो भारत के मूल निवासी। आप इस बात को स्पष्ट समझ लीजिए कि भारत के मूल निवासी इस देश का SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज के लोग आज यहाँ संख्या के आधार पर भारत का 85% से ज्यादा है। लेकिन आप उनको चाहे न्यायपालिका, कार्यपालिका, आप किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था, या आप प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कहीं भी आप उठाकर देख लीजिए, तो आज भी आजादी के 74 साल तो छोड़ दीजिए, लंबे समय तक कहीं भी वो अपने आप को मजबूत स्थापित नहीं कर पाए। और हम आज भारत में मूल निवासी दिवस मना रहे हैं। गर्व की बात है, मनाना भी चाहिए, क्योंकि शुरुआत है। और शुरुआत में अगर इतनी संख्या के साथ उपस्थित हो गए हैं, तो मैं अगली दफा के लिए आप सब लोगों को ये कहना चाहूंगा कि आप लोग इस दिन के लिए तैयारी ना करें कि हमें इस कार्यक्रम में आना है, नाचना है, गाना है, डीजे बनाना है। हम बल्कि इस दिन के लिए तैयारी करें कि अगली दफा जब हम लोग आए तो हमारे साथ 10-10 OBC के लोग भी आए, 10-10 हमारे अनुसूचित जाति के भी लोग आए, और माइनॉरिटीज के लोग भी आए। सही मायने में तब हम इस देश में मूल निवासी दिवस मना पाएंगे। हम आज घेरे हुए हैं खतरों से, हमारे साथ रोज अन्याय अत्याचार हो रहा है, लेकिन क्या उस अन्याय अत्याचार के बाद किसी प्रकार का हमें न्याय की उम्मीद है? हम सब रोज देख रहे हैं सोशल मीडिया में, हम हर दिन कहीं ना कहीं अन्याय अत्याचार देख रहे हैं। लेकिन उस अन्याय अत्याचार हो जाने के बाद आपके अंदर कहीं भी कहीं पर एक ऐसा भरोसा बन पाया है कि हमें न्याय मिल जाएगा? नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि इस देश में अन्याय करने वाले को बहुत अच्छे से पता है, हम लंबे समय से इस देश में, इस देश के मूल निवासियों को जाति के आधार पर तोड़ के रखे हैं, धर्म के आधार पर बांट के रखे हैं।
और इसलिए इस देश में समय समय पर इन महापुरुषों का जन्म हुआ। जब हम बांटे गए तो इन महापुरुषों का जन्म हुआ, और जन्म के साथ ही हम सब लोगों को ये बात तो पता है कि हम इनके जयंती में उपस्थित होते हैं, हम इनके महापरिनिर्वाण में उपस्थित होते हैं और इनके दोनों एक कार्यक्रमों में उपस्थित होते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या संघर्ष किया इस देश के मूल निवासियों के लिए, किसी को कुछ पता नहीं। जबकि इन्होंने अपना सर्वस्व जीवन इस देश के बहुसंख्यक बहुजन मूल निवासियों के लिए कुर्बान कर दिया। हम केवल पोस्टर लगाकर काम कर चला ले रहे हैं। उनके संघर्षों को समाज के बीच बताना बहुत आवश्यक है समय के आधार पर, क्योंकि चिट्ठा आ गया है। बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन समय नहीं है, इस वजह से सीमित समय पर ही बात रखनी थी। लेकिन मंडल आयोग के बारे में, क्योंकि मेरा विषय था, मंडल आयोग इस देश के उपेक्षित, शोषित, पीड़ित, खास तौर में वो वर्ग जिनको संविधान के आर्टिकल 340 में केवल ये कह करके ही छोड़ा गया था कि इस देश में सरकार किसी की भी बनेगी, वो इस देश में अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति जनगणना कराकर उनकी संख्या के आधार पर उनका सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक व्यवस्था सुदृढ़ करने का दायित्व रखेगा। भारतीय संविधान में आर्टिकल 340 बन गया, लेकिन उस 340 आर्टिकल को मजबूती के साथ में लागू कराने में पिछड़ा वर्ग के लोगों की संख्या कम पड़ गई। क्योंकि नारा तो लगता रहा है कि पिछड़ा वर्ग का नारा है 52% हमारा है, लेकिन नारा लगाने वाले लोग ही दुर्भाग्य से 52 खड़े नहीं हो पाए। इसलिए 52% की इस जनसंख्या का हमेशा शोषण होता रहा। बाबा साहब अंबेडकर ने पूरे ईमानदारी के साथ में पिछड़े वर्गों के साथ न्याय किया था, लेकिन पिछड़े वर्ग के लोग डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को सही मायने में नहीं समझ पाए, उन्हें नहीं पढ़ पाए। और जिसका परिणाम क्या है? जिसका परिणाम है कि आज पिछड़े वर्ग के लोग मजबूर हैं दर दर की ठोकर खाने के लिए, मजबूर हैं आज अपने हक अधिकार को पाने के लिए। और इसलिए इस देश में जब पिछड़े वर्गों के बीच में थोड़ी बहुत जागृति आई तो उस जागृति का नाम ही है मंडल कमीशन। और मंडल कमीशन बनाया इसीलिए गया था कि जो सामाजिक रूप से पिछाड़े गए होंगे उनकी संख्या का कलेक्शन करो। और आज अगर वर्तमान में हम मंडल कमीशन का 52% में अगर 3743 जातियों की बात अगर करते हैं तो 3743 जातियों में आज हमारे बहुत सारे संख्या ऐसे हैं जो अपने आप को कभी जर्नल बताते फिरते हैं, कभी अपने आप को बैस के कैटेगरी में जोड़ते हैं, और कभी उनका बचा हुआ कुछ संख्या है तो कहते हैं हमें आरक्षण आर्थिक आधार पर चाहिए। अगर उसका कुछ बच गया है संख्या तो वो संख्या कहता है हमें आर्थिक आधार पर आरक्षण चाहिए। और जब इस देश में जब मनुवादियों का डंडा पड़ता है तो डंडा पड़ने के बाद वो जगह जगह पर कथा तो करता रहता है, लेकिन जगह जगह पर उसे यही कहा जाता है कि तुम कथा कितना भी कर लो लेकिन जाति के आधार पर तुम शूद्र और नीच ही हो। तो आरक्षण यहाँ पर सामाजिक आधार पर तभी आप मान सकते हो जब अपने समाज के साथ हुए अन्याय को विधिवत पन्ना पलट के पढ़ोगे। और आप अगर सामाजिक आधार के आरक्षण की मांग नहीं कर पाए और आर्थिक आधार के आधार पर आप मांग करते भी रहोगे तो आपकी व्यवस्था कभी सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि आपके साथ अन्याय सामाजिक आधार पर होता है। अगर सामाजिक आधार पर अन्याय होता है तो आरक्षण भी आपको सामाजिक आधार पर मांगना होगा। इन्हीं सभी बातों को मैं रखता हुआ यहीं अपनी वाणी विराम करता हूं। अंत में सभी साथियों को जय भीम और जय कांसी राम कहता हूं। धन्यवाद।